नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए कड़ी के साथ। तो नया बिंदु है हमारा भारतेंदु काल। भारतेंदु काल। तो आज हम भारतेंदु काल का दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि शुरुआत से ही श्रृंखला चल रही है कि हमने प्रत्येक काल के दो टेस्ट रखे हैं, चाहे वो आदिकाल हो। आदिकाल के तो बहुत सारे टेस्ट बनाए हैं हमने, और उसके बाद भक्ति काल आता है, तो उसमें जैसे संत काव्य है, सूफी काव्य है, कृष्ण काव्य है या राम काव्य है, सभी के दो दो टेस्ट रखे गए हैं। उसके बाद रीतिकाल है, तो रीतिकाल के भी दो टेस्ट है, और अभी आधुनिक काल आ रहा है, उसके अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो सभी के दो दो टेस्ट रखे जाएंगे, और प्रत्येक में लगभग 30 प्रश्न या 25 प्रश्न रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं भारतेंदु काल का दूसरा टेस्ट। भारतेंदु काल के दूसरे टेस्ट का पहला प्रश्न है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक की, वैदिकी हिंसा न भवती नाटक की रचना कब हुई थी? तो किसका था वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक? भारतेंदु का। किसका नाटक था? भारतेंदु का नाटक था। किस प्रकार का नाटक था ये? यह नाटक मौलिक नाटक था। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है। सन आपके सामने है 1873 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1878 ईस्वी और 1870 ईस्वी। तो आप बता सकते हैं कि कब हुई थी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। एक बात और बता देता हूं, यह भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक था। मौलिक नाटक की हम बात करते हैं तो यह भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक था, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो कब हुई थी इसकी रचना? 1873 ईस्वी में। कब हुई थी इनकी रचना? 1873 ईस्वी में। इसी से आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, 1873 और 1883 में इनका नाटक आया सती प्रताप, जो अधूरा था, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, और यह इनका अंतिम नाटक था 1883 ईस्वी में। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। भारतेंदु काल के बारे में विस्तार से मैंने थोड़ा, जो इसका टेस्ट प्रथम है उसमें मैंने बता दिया है भारतेंदु काल के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी दी जानी थी। अभी हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। भारतेंदु संपादित पत्रिका नहीं है, भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। थोड़ा हिचकी आ रही है पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी और पीयूष प्रभा। भारतेंदु संपादित पत्रिका नहीं है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, पीयूष प्रभा। तो कौन सी नहीं है? पीयूष प्रभा जो है इनके द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। पीयूष प्रभा का संपादन किसने किया था? अंबिका दत्त व्यास ने। किसने किया था? अंबिका दत्त व्यास ने किया था पीयूष प्रभा का संपादन। कवि वचन सुधा थी 1868 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, जो 1874 में 8 अंकों पश्चात हरिश्चंद्रिका बन गई थी। बाला बोधिनी 1875 ईस्वी में इसका संपादन किया था। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। भारतेंदु ने सर्वाधिक किस विधा पर लिखा है? भारतेंदु ने सर्वाधिक किस विधा पर लिखा है? कहानी पर, नाटक पर, उपन्यास पर या निबंध पर? तो किस पर लिखा है भारतेंदु ने सर्वाधिक? भारतेंदु ने सर्वाधिक लिखा है नाटक विधा पर। इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे थे। कितने नाटक लिखे थे? 17 नाटक लिखे थे, जिसमें से 9 मौलिक नाटक है और 8 जो है वो अनुदित नाटक है। इस तरह से कुल इन्होंने 17 नाटक लिखे थे अपने से छोटे सी आयु में। 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनका निधन हो गया था। केवल 35 वर्ष की अवस्था में ये अपने नाम पर पूरा एक काल छोड़ गए थे, भारतेंदु काल। भारतेंदु के किस निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जाता है? भारतेंदु के किस निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जाता है? नाटक को,
मित्रता को, सूर्योदय को या जयदेव को, इनमें से किस निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जाता है? तो किस निबंध को? नाटक निबंध को। इनका था नाटक नाम से एक निबंध लिखा था इन्होंने, जिसे हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, भारतेंदु का अंतिम नाटक है। भारतेंदु का अंतिम नाटक है नील देवी। कौन सा नाटक है? भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन सा है? आप बताइए। बड़ा ही आसान प्रश्न है, और भारतेंदु की बात हो और नाटकों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखते हैं, नील देवी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप या फिर प्रेम जोगिनी। तो कौन सा नाटक था इनका अंतिम नाटक? इनका अंतिम नाटक था सती प्रताप, 1883 ईस्वी। ठीक है ना, अंतिम नाटक था जो अधूरा था, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। बार बार इसलिए बोल देता हूं क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको याद करवाया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलने में मेरा ज़्यादा समय व्यर्थ भी नहीं होता है। अगर उससे संबंधित कोई बिंदु आता है तो मैं आपको बोल देता हूं बार बार। ठीक है, आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका थी। आनंद कादंबनी जो है वो मासिक पत्रिका थी, 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से निकलती थी। कहां से निकलती थी? मिर्जापुर से। इसके संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेम, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या लाला श्रीनिवास दास। कौन थे इसके संपादक? किसके? आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? तो कौन थे आनंद कादंबनी के संपादक? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। इस प्रश्न में ही कई प्रश्न हैं, जैसे आनंद कादंबनी थी किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। आनंद कादंबनी पत्रिका कब से प्रारंभ हुई थी? 1881 ईस्वी में। आनंद कादंबनी पत्रिका कहां से निकलती थी? मिर्जापुर से। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। आनंद कादंबनी मासिक थी जो 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से निकलती थी। प्रश्न संख्या 7, ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। कौन थे ब्राह्मण पत्र के संपादक? बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था ये ब्राह्मण पत्र, और काफी प्रसिद्ध भी रहा है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद गिला भाई या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे ब्राह्मण पत्र के संपादक? थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे ब्राह्मण पत्र के संपादक? प्रताप नारायण मिश्र थे ब्राह्मण पत्र के संपादक। इससे संबंधित ज्यादा बातें बताने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि इसी से संबंधित आगे प्रश्न आने वाले हैं। वे भारतेंदु वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक हैं। ऐसे जब भी कथन आए तो उनको प्रश्न न माने, उनको एक कथन माने और यह मानकर चले कि इस प्रकार से कथन पूछा जाएगा। और कथन जब पूछा जाता है तो वो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सभी इस तरह से ही पूछे जाते हैं। ऑप्शन जो रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, तो हमें हर बार यही लगता रहता है कि शायद रामचंद्र शुक्ल ही होंगे, और ये भी लगता है कि अगर रामचंद्र शुक्ल नहीं बना तो और कोई होना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद करना ही पड़ता है। देखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन होते ये कठिन है। क्या है? वे भारतेंदु वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि भारतेंदु को हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसने कहा है? भारतेंदु को हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसने कहा है? यह प्रश्न दूसरा बन रहा है। एक प्रश्न यह है, दूसरा प्रश्न यह बन रहा है कि भारतेंदु को हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा प्रश्न हमारा यह बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना है? इस तरह से एक ही प्रश्न में हमारे पास
3 प्रश्नों का निर्माण हो जाता है। फिर आता है प्रश्न संख्या 9 है, प्रताप नारायण मिश्र को किस पत्रिका के संपादन के समय ग्राहकों से चंदा मांगते थककर पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। 8 मास बीते जजमान अब तो दक्षिणा करो दान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो किस पत्र के लिए ऐसा कहना पड़ता था? ब्राह्मण के लिए, हिंदी प्रदीप के लिए, भारत मित्र के लिए या भारत बंधु के लिए? भारत मित्र के लिए या फिर भारत बंधु के लिए? किसके लिए ऐसा कहना पड़ता था? किस पत्र के लिए? तो ब्राह्मण पत्र के लिए। किस पत्र के लिए? ब्राह्मण पत्र के लिए ऐसा कहना पड़ता था। भारतेंदु जिन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, भारतेंदु जिन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा, भारतेंदु नहीं, प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ था। आचार्य शुक्ल का इशारा यहां किस पत्रिका की ओर है? ठीक है, यह है हमारा पहला प्रश्न। कवि वचन सुधा, सरस्वती, हरिश्चंद्रिका या हिंदी प्रदीप? कवि वचन सुधा, सरस्वती, हरिश्चंद्रिका या फिर हिंदी प्रदीप? यह जो कथन है ऐसा आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा था? ऐसा आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा था? कैसा? कि जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में होता है। किस पत्रिका में होता है? हरिश्चंद्रिका में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किस पत्रिका में होता है? हरिश्चंद्रिका में होता है। एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रारंभ हुआ था 1873 में। 8 अंकों पश्चात इसी का नाम हो गया था हरिश्चंद्रिका। यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका नाम हरिश्चंद्रिका दिया गया है। अन्य बहुत से हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका दिया गया है। शॉर्ट में इसको चंद्रिका ही कहा जाता था कि चंद्रिका में ऐसा लिखा गया है, चंद्रिका में ऐसा लिखा गया है, इस तरह से। तो ये था हरिश्चंद्रिका। इसके प्रश्न जो है, एक प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न ये है कि जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ था। यह कथन किस साहित्यकार का है? यह कथन जो है किस साहित्यकार का है? तो आचार्य शुक्ल का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, पंजाब के एक हिंदू शासक पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया भारतेंदु का प्रसिद्ध नाटक है। क्या? पंजाब के एक हिंदू शासक पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया भारतेंदु का प्रसिद्ध नाटक है चंद्रावली, नील देवी, विशिष्य विश्वोदम या प्रेम योगिनी? कौन सा है? तो कौन सा नाटक है? नील देवी। अब नील देवी में क्या है कि पंजाब के एक हिंदू शासक पर मुसलमानों की चढ़ाई का चित्रण है। किसमें? नील देवी में। नील देवी क्या है? नाटक है। किसका नाटक है? भारतेंदु का नाटक है। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार है। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास या कोई नहीं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास या कोई नहीं? तो कौन है इसके? प्रताप नारायण मिश्र। जुआरी खुआरी किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का। कौन से प्रताप नारायण मिश्र? वही प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट की कृति नहीं है। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह या कली कौतिक रूप? बालकृष्ण भट्ट की। भारतेंदु काल के व्योवर्ध 1844 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था, हिंदी के जिन्हें हिंदी गद्य का जिन्हें स्टील कहा जाता है, हिंदी गद्य का जिन्हें स्टील कहा
जाता है। बालकृष्ण भट्ट। किसने कहा था हिंदी गद्य का स्टील? इन्हें प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी गद्य का एडिशन और इन्हें स्टील कहा था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनकी कौन सी कलि कौतिक रूप जो है वो इनकी रचना नहीं है। अन्य सभी जो है वो बालकृष्ण भट्ट के क्या है? नाटक है। कौन कौन से? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। इन्हें भी हमें याद रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाल विवाह किसकी रचना है या बाल विवाह किस विधा की रचना है। बाल विवाह किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक है। रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है। और कलिराज की सभा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आचार्य शुक्ल ने कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक, समझने वाले लेखक किन्हें कहा है? आचार्य शुक्ल ने कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक। अब देखो एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक, ठीक है, किसने किन्हें कहा है? भारतेंदु को, बालकृष्ण भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्र को या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को? किसको कहा है? किसको कहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। किसको कहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। ठीक है ना। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी को कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आप बस उसके लिए तैयार रहिए और जो तैयार होते हैं उनको कोई नहीं हरा सकता। तो एक छोटी सी बात है कि हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति से पहले, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाते हैं तो हमें एक लड़ाई लड़नी होती है, एक लंबी लड़ाई लड़नी होती है। और जब हम उस लंबी लड़ाई में जीतते हैं और या हमारा ध्यान कहीं नहीं भटकता है, हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर रहता है, जीत हमें तभी प्राप्त होती है। अगर हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है तो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में विघ्न पड़ जाता है। तो सबसे बड़ी जो जरूरी बात है वो ये है कि हमारा ध्यान लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। एक पल के लिए भी हमारा ध्यान लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ध्यान में लक्ष्य रहेगा तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो लड़ाई शुरुआत करनी है वो लड़ाई शुरुआत करनी है अपने आप से। किस से करनी है? अपने आप से। पहले, सबसे पहले जब भी आप लक्ष्य की ओर दौड़ें, जब भी आपको लगे कि आप लक्ष्य प्राप्ति से थोड़ा सा हट रहे हैं या आपको कहीं न कहीं कोई बाधाएं हैं जो परेशान कर रही है, तो आप अपने आप से एक लड़ाई लड़ें। वो लड़ाई ये है, क्योंकि आपको जो लक्ष्य से दूर लेकर जाता है वो है आपका मन। मन आपको परेशान करता है, वो बाहर जाने के लिए कहता है, वो टीवी देखने के लिए कहता है, वो फ़ोन देखने के लिए कहता है, वो दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए कहता है, वो बातें करने के लिए कहता है, वो रिश्तेदारों के रिश्ते निभाने के लिए कहता है, वो दोस्ती निभाने के लिए कहता है, न जाने क्या क्या। पढ़ने के अलावा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा बाकी सारी बातें वो कहता है। तो हमें क्या ध्यान करना है? पहली लड़ाई अपने आप से करनी है, अपने मन से करनी है कि जो भी हमारा मन कहता है हमने वो नहीं करना। अगर हमारा मन कहता है कि फ़ोन देख लेते हैं तो हाँ, अगर मन फ़ोन देखने के लिए कह रहा है तो नहीं, हम नहीं देखेंगे। कर ले क्या करता है? नहीं देखना मतलब नहीं देखना। मन कहता है कि चलो दोस्तों के साथ चाय पीने, नहीं जाते, बस नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। जाना ही नहीं है, मन की माननी ही नहीं है। लड़ाई हमारी उसी के साथ है कि हमें उसे जीतना है, मन को जीतना है। हमने मन के साथ हमारी लड़ाई, पहली लड़ाई अपने आप से कीजिए कि जो हम कहते हैं वो हमने नहीं करना। हमारा मन कहता है कि फिल्म देखनी है, नहीं देखते, आजा, क्या करोगे? देखते हैं कैसे होता है। तो जब आप इन बातों के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बड़े बड़े लक्ष्यों
में बड़ा बड़ा विघ्न पैदा कर देती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों से बचकर चलिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये छोटी छोटी बाधाएं बड़ी बाधाएं बन जाती हैं, तो इसलिए इन बाधाओं से बचकर चलें। चलो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्य की जो परंपरा चलती रही है, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? एक बार पुनः दोहरान कर देता हूं। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक, किसके समय से लेकर? भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की, किसकी? अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही है, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। खड़ी बोली का जो प्राचीन रूप है उसकी झलक किस में मिलती है? जो पद्य है उनमें। किस काल के? भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक के। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। भारतेंदु युगल कविता की विशेषता नहीं है। भारतेंदु जो काल था उस समय जो कविता लिखी जा रही थी, कौन सा काल था? भारतेंदु काल। कौन सा? किस प्रकार? 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो भारतेंदु काल माना जाता है। राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति थी इस काल में, सामाजिक जीवन की उपेक्षा थी इस काल में, प्रकृति के उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया था, समस्या पूर्ति के माध्यम से रचना कौशल की प्रस्तुति थी। देखते हैं क्या था? तो राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति इस काल में हुई थी। ठीक है। सामाजिक जीवन की उपेक्षा, सामाजिक जीवन की उपेक्षा इस काल में नहीं हुई थी, क्योंकि इस काल में सामाजिक जीवन पर या सामाजिक जीवन से संबंधित बहुत सी रचनाएं लिखी गई थी, या उनका केंद्रीय बिंदु ही सामाजिक जीवन रहा था। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया था, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया था, बिल्कुल सही बात है। समस्या पूर्ति की गई थी, बिल्कुल समस्या पूर्ति एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतेंदु काल की। अतः हमारा उत्तर होएगा, सबसे पहले मैं बता चुका हूं आपको, जैसे ही नहीं आए उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं नहीं आते नहीं, तो क्या था? सामाजिक जीवन की अपेक्षा इस काल में नहीं थी। तो उत्तर है हमारा ब। कौन सा उत्तर है हमारा? ब उत्तर है। उद्दीपन रूप, प्रकृति के दो रूप, प्रकृति का जो चित्रण होता है वो दो रूप में होता है। कौन कौन से दो रूप में होता है? एक तो होता है आलंबन रूप में, और दूसरा होता है उद्दीपन रूप में। एक होता है आलंबन रूप में, दूसरा होता है उद्दीपन रूप में। आलंबन रूप कौन सा होता है? आलंबन रूप तो वो होता है जब हम प्रकृति से संबंधित ही कविता लिखते हैं, मतलब प्रकृति पर ही कविता लिखते हैं। उसमें नायक भी प्रकृति होती है, नायिका भी प्रकृति होती है, मूल जो हमारा उद्देश्य होता है वो प्रकृति ही रहती है। जैसे पंत ने लिखी थी कविताएं, तो वो कविताएं क्या थी? उसमें प्रकृति जो थी वो आलंबन थी। लेकिन उद्दीपन में क्या रहता है? उद्दीपन में जो रहता है, प्रकृति जो रहती है वो केवल सहायक रहती है। जो रस होती है उसको, रस का उद्दीपन करती है, रस का प्रकृति जो होती है वो उद्दीपन करती है, मेन वो है नहीं रहती है। ठीक है, समझ गए? मतलब कहने का मतलब जैसे नायक और नायिका है, उनमें श्रृंगार रस उत्पन्न करने के लिए या वियोग रस उत्पन्न करने के लिए या फिर क्या कह सकते हैं, उत्साह रस उत्पन्न करने के लिए या फिर हास्य रस उत्पन्न करने के लिए हम अगर प्रकृति का सहारा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? उद्दीपन रूप हो जाता है प्रकृति का। वह क्या हो जाता है? प्रकृति का उद्दीपन रूप हो जाता है। और अगर हम सिर्फ प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, जैसे एक फूल है या जैसे फूल खिला, कलियां खिली, इस तरह से सिर्फ प्रकृति का चित्रण करते हैं तो वो आलंबन रूप हो जाता है। तो जो भारतेंदु काल था उसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया था। कहने से तात्पर्य कि वो अपनी बात कहने के लिए या नायक नायिका की बात कहने के लिए या अपनी कहानी कहने के लिए, कहानी को और अधिक मार्मिक बनाने के लिए इस प्रकृति का चित्रण करते थे साहित्य के रूप में। प्रश्न संख्या 17 क्या है? प्रश्न संख्या 17, असंगत कथन छांटिए। असंगत कथन छांटिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदू उर्दू अध्यापक सर जॉन गिलक्रास्ट थे। पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक, क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक कौन थे? सर जॉन गिलक्रास्ट थे। एक बात
सर जॉन गिलक्रास्ट प्रधान रूप से हिंदुस्तानी या उर्दू के पक्षपाती थे? दो बात। तीसरी बात, मुंशी इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी में अरबी फारसी के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास किया है। मुंशी इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी में, इनकी रचना कौन सी थी? रानी केतकी की कहानी। इसमें क्या है? अरबी फारसी के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास किया गया है। लल्लू लाल जी की भाषा अधिक व्यवहारिक और सुथरी है। चौथा है ये, तो कौन सा है? असंगत। सबसे पहले इसके अंडरलाइन कीजिए, असंगत। तो असंगत कौन सा है? असंगत उत्तर है द, क्योंकि लल्लू लाल जी की भाषा अधिक व्यवहारिक और सुथरी नहीं है, अधिक व्यवहारिक और सुथरी नहीं है। इनकी जो भाषा है वो क्या है? ब्रजरंजित खड़ी बोली है। लल्लू लाल की जो भाषा है वो ब्रजरंजित खड़ी बोली है। एक अंग्रेज विद्वान ने इनकी जो रचना है लल्लू लाल की रचना कौन सी थी? प्रेम सागर। लल्लू लाल की कौन सी रचना थी? इनकी रचना थी प्रेम सागर। लल्लू लाल की कौन सी रचना थी? प्रेम सागर थी। प्रेम सागर को एक अंग्रेज विद्वान ने या अंग्रेज साहित्यकार ने भाषा को, प्रेम सागर की भाषा को थका देने वाली भाषा कहा है। प्रेम सागर की भाषा को एक अंग्रेजी साहित्यकार ने क्या कहा है? थका देने वाली भाषा कहा है। तो अन्य जो कथन है वो सारे सही है, यह कथन असंगत है। इन कथनों को एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक कौन थे? सर जॉन गिलक्रास्ट थे। सर जॉन गिलक्रास्ट थे। सर जॉन गिलक्रास्ट जो थे वो प्रधान रूप से हिंदुस्तानी या उर्दू के पक्षपाती थे। प्रधान रूप से किसके थे? हिंदुस्तानी या उर्दू के पक्षपाती थे। और सबसे बड़ी बात है कि मुंशी इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी में अरबी फारसी के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास किया था। यह महत्वपूर्ण था। शुक्ला अनुसार भाषा योग विशिष्ट की रचना कब हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा योग विशिष्ट की रचना कब हुई थी? 1769 ईस्वी में, 1741 में, 1775 में या 1750 में? कब हुई थी? भाषा योग विशिष्ट की रचना कब हुई थी? शुक्ल के अनुसार भाषा योग विशिष्ट की रचना कब हुई थी? कब हुई थी? 1741 ईस्वी में। या जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने विक्रमी संवत का प्रयोग किया है तो 1798 विक्रमी संवत में। कब हुई थी? 1741 ईस्वी में। किसकी? भाषा योग विशिष्ट की। किसकी रचना? भाषा योग विशिष्ट के बारे में एक बात और है, वो क्या है? इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। क्या लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? कि जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक, किसकी? परिमार्जित गद्य की गद्य की प्रथम पुस्तक। किसको? भाषा योग विशिष्ट को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा है। किसने? शुक्ल ने कहा है। परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक, भाषा योग विशिष्ट को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। इसके साथ साथ वो राम प्रसाद निरंजनी को, इसके जो रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग विशिष्ट के जो रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी को, उनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहा है। प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहा है। किसको? राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 19। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य में गद्य का प्रारंभ ब्रजभाषा की किस रचना से होता है? गद्य का जो प्रारंभ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य का प्रारंभ ब्रजभाषा की किस रचना से होता है? 84 वैष्णव की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, श्रृंगार रस मंडन और भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ किस से होता है? किसका? गद्य का प्रारंभ। गद्य का प्रारंभ जो है वो ब्रजभाषा की किस रचना से होता है? तो किससे होता है? श्रृंगार रस मंडन से। किससे होता है? श्रृंगार रस मंडन से। ये हमें ध्यान रखना है कि गद्य का प्रारंभ किससे होता है? श्रृंगार रस मंडन से। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। लेकिन गद्य की प्रौढ़ जो प्रथम कृति है वो भाषा योग विशिष्ट है। प्रथम प्रौढ़ कृति या प्रौढ़ लेखक है तो वो राम प्रसाद निरंजनी है। ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 20। पद्म पुराण का भाषानुवाद किसकी रचना है? पद्म पुराण का भाषानुवाद जो है वो किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की है, पंडित दौलत राम की है, सुरती मिश्र की है या हीरालाल की है? किसकी है? क्या? पद्म पुराण का भाषानुवाद। पद्म पुराण का भाषानुवाद किसकी रचना है? तो ये है पंडित दौलत राम की रचना है। पद्म पुराण का भाषानुवाद क्या था? पद्म पुराण जो है वो क्या है? हरिशेणाचार्य कृत। पद्म पुराण जो है हरिशेणाचार्य कृत रचना है। पद्म पुराण उसका भाषानुवाद किसने किया था? पंडित दौलत राम ने किया था। यह बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 700 पृष्ठों से भी ऊपर का ग्रंथ है। काफी महत्वपूर्ण रचना है ये पंडित दौलत राम की। कौन सी? पद्म पुराण का भाषानुवाद। पद्म पुराण किसकी रचना है? हरिशेणाचार्य की पद्म पुराण जो है वो रचना है। उसका भाषानुवाद कितने में किया है? लगभग 700 पृष्ठों से ऊपर उसका भाषानुवाद किया है। प्रश्न संख्या 21। राजस्थान केसरी नाटक के रचनाकार है। राजस्थान केसरी नाटक के रचनाकार है कौन है? राजस्थान केसरी कार्तिक प्रसाद खत्री, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु। राजस्थान केसरी नाटक के रचनाकार, राजस्थान केसरी नाटक के रचनाकार कौन है? कौन है? राधा कृष्ण दास। कौन है राजस्थान केसरी नाटक के रचनाकार? राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 22। क्या है प्रश्न संख्या 22? भाषा योग विशिष्ट 1741 ईस्वी राम प्रसाद। असंगत छांटिए। सबसे पहले तो ये लीजिए असंगत छांटना है। भाषा योग विशिष्ट की रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने की थी। पद्म पुराण का भाषानुवाद 1766 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने किया था। पद्म पुराण का भाषानुवाद 1766 ईस्वी में दौलत राम ने किया था। प्रेम सागर की रचना 1800 ईस्वी में सदा सुखलाल ने की थी। नासिकेतोपाख्यान चंद्रावती जिसकी रचना 1800 ईस्वी में सदल मिश्र ने की थी। तो इसका जो असंगत है वो है प्रेम सागर 1800 ईस्वी। ये है। तो प्रेम सागर की रचना किसने की थी? कब की थी? प्रेम सागर की रचना 1803 ईस्वी में हुई थी। प्रेम सागर की रचना कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। कब हुई थी प्रेम सागर की रचना? 1803 ईस्वी में। किसने की थी प्रेम सागर की रचना? लल्लू लाल ने। किसने की थी? लल्लू लाल ने की थी। कब की थी? 1803 ईस्वी में। सदा सुखलाल ने किसकी रचना की थी? सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की थी। किसकी रचना की थी? सुख सागर की रचना की थी सदा सुखलाल ने। सुख सागर क्या था? इसके बारे में यह है कि सुख सागर जो था वो था चतुर्भुज दास जो थे उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद, चतुर्भुज दास जो थे उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद ब्रजभाषा में, उसी भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद ब्रजभाषा में, उसी का अनुवाद लल्लू लाल ने प्रेम सागर नाम से ब्रजभाषा में किया था। क्या है?
चतुर्भुजदास ने भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद किया था ब्रजभाषा में। चतुर्भुजदास ने भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद किया था ब्रजभाषा में, और उसी का आगे चलकर अनुवाद किसने, इन्होंने किया था, किन्होंने, सदा सुखलाल ने। किसमें, सुख सागर में। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 थोड़ा त्रुटिवश है, इसलिए प्रश्न संख्या 24। ठीक है। असंगत कथन छांटिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, असंगत कथन। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का गंवारूपन दूर करते हुए उसे उर्दू ए मुअल्ला कहा है। किसने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। सितारे हिंद ने कै, ख, ग, ज, फ 5 अरबी फारसी, कै, ख, ग, ज और फ 5 अरबी फारसी ध्वनि चिन्ह के नीचे नुक्ता लगाने का शुभारंभ किया था। कै, ख, ग, घ जय और फ 5 अरबी फारसी। जॉन गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 भाषा पंडितों की नियुक्ति की थी, लल्लू लाल और सदल मिश्र। राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी और उर्दू को एक ही बोली माना है। तो कौन सा असंगत है, असंगत है द असंगत है, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदू और उर्दू को 2 न्यारी न्यारी बोली माना है। राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी और उर्दू को 2 न्यारी न्यारी बोली माना है। राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी और उर्दू को 2 न्यारी न्यारी बोली माना है। राजा शिव प्रसाद हिंद ने हिंदी का गंवारूपन दूर करते हुए उसे उर्दू ए मुअल्ला कहा था। सितारे हिंद ने ही कै, ख, ग, ज और फ में नुक्ता लगाने की परंपरा प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 25। वैष्णव ने कही, जो तेरी शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आए बे को काम नहीं। वैष्णव ने क्या कहा, वैष्णव ने कहा कि तेरी अगर शास्त्रार्थ करने का तेरा मन है तो तू पंडितों के पास जा, हमारी मंडली में आने का तेरा कोई काम नहीं है। यहाँ खंडन मंडन नहीं चलेगा, यहाँ जो है तेरा खंडन मंडन जो है वो यहाँ नहीं चलेगा। भगवत वार्ता को काम है या भगवत यश सुननो है, या भगवत की वार्ता सुननी है या भगवत का यश सुनना है, तो यहाँ आओ। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्धृत है, 252 वैष्णव की वार्ता। किससे है, 252 वैष्णव की वार्ता से। भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण दोनों का उल्लेख हो चुका है, हमने किया था, और ये भी यही बात कह रहे हैं, है तो पता नहीं कौन, उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुखलाल ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंशा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी अथवा खड़ी बोली के गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है, उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है, बच्चन सिंह का। तो किस साहित्यकार का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है उपयुक्त कथन। भाषा योग वशिष्ठ पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुखलाल की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। प्रश्न संख्या 27। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चतुष्टय लेखक की श्रेणी में इनमें से कौन नहीं आता। जब हम गद्य की बात करते हैं तो सबसे पहले चतुष्टय लेखक की बात अवश्य आती है, और जब भी हम पढ़ने बैठते हैं चतुष्टय लेखक सबसे पहले हम याद करते हैं, तो हमें चतुष्टय जो लेखक है, जिन्हें चतुष्टय लेखक माना जाता है, उन्हें हमें जरूर याद करना होता है उनके बारे में। उनसे संबंधित एक प्रश्न तो अवश्य आता ही आता है। लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या राजा लक्ष्मण सिंह। लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या राजा लक्ष्मण सिंह। कौन, तो कौन नहीं थे, राजा लक्ष्मण सिंह
नहीं थे। लेखक चतुष्टय में लल्लू लाल जी थे, जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी। किसकी? प्रेम सागर की। सदा सुखलाल थे, जिन्होंने सुख सागर की रचना की थी। किसकी रचना की थी? सुख सागर की। सदल मिश्र थे, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। ये तो हो गए 3। 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं इंशा अल्लाह खां। 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं इंशा अल्लाह खां, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। तो ये है लेखक चतुष्टय, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंशा अल्लाह खां, ये लेखक चतुष्टय माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 28, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां या लल्लू लाल। सदल मिश्र, मुंशी इंशा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र, कौन है इसके? अट्ठाईस का प्रश्न संख्या 28, इसका उत्तर है मुंशी सदा सुखलाल। कौन है इसके? मुंशी सदा सुखलाल। क्या है? रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता है मुंशी सदा सुखलाल। प्रश्न संख्या 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में यह लिखा कि इन्होंने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की तथा उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में यह लिखा है कि इन्होंने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की थी तथा उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां या लल्लू लाल, किसके बारे में ऐसा लिखा है? तो ऐसा किसके बारे में लिखा है बताइए? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां। तो किसके लिए? मुंशी सदा सुखलाल के लिए। किसके लिए लिखा है? मुंशी सदा सुखलाल के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में यह लिखा? क्या लिखा? कि इन्होंने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की तथा उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। किसने? मुंशी सदा सुखलाल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती तथा रंगीन और चुलबुली कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती तथा रंगीन और चुलबुली कहा है? सदल मिश्र की, मुंशी सदा सुखलाल की, इंशा अल्लाह खां की या लल्लू लाल की? चटकीली मटकीली, ये इससे संबंधित चटकीली मटकीली मुहावरेदार, चटकीली मटकीली मुहावरेदार, इससे संबंधित पहले भी प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। तो किसका प्रश्न है? किसके लिए का है? किसकी भाषा थी? इंशा अल्लाह खां की, जिनकी रचना थी रानी केतकी की कहानी। तो इस तरह से भारतेंदु काल के हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। इसके बाद जल्द ही हम द्विवेदी युग लेकर आएंगे, तो आप द्विवेदी युग याद कीजिए और कल ही जो टेस्ट होने वाला वो द्विवेदी युग का होगा। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।